तो 10 सालों तक इस बंदे ने एक फेक यूएस एम्बेसी चलाई जहां पर असली वीजा दिए जाते थे और वो भी एक पिंक बिल्डिंग में। तो मैं बताता हूँ। तो कहानी शुरू होती है इस बंदे से। इसका नाम तो हमें नहीं पता क्योंकि कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया, लेकिन ये एक इमिग्रेशन लॉयर है, तो हम इसे कहेंगे वकील। और ये घाना से है क्योंकि ये एक इमिग्रेशन लॉयर है। इसके पास बहुत सारे लोग आते थे यूएस का वीजा लेने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सभी का वीजा रिजेक्ट हो जाता था क्योंकि ऑब्वियसली घाना एक गरीब देश है। लेकिन बार बार वीजा रिजेक्ट होने पर भी वहां के लोग बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे यूएस जाने के लिए, और यहाँ वकील को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो साल 2006 में वकील ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद की ही एम्बेसी खोल दूं, एक फेक यूएस एम्बेसी जहां पर लोगों को वीजा दिए जाएंगे। सिस्टम को हैक करने की जगह वो खुद ही सिस्टम बन जाना चाहता था। अब उसके लिए उसे कुछ लोगों की जरूरत थी, जो कि ऑब्वियस चीज है, और इसीलिए वो फोन करता है अपने कुछ दोस्तों को जो काम कर रहे थे टर्किश माफिया में। और ये काम करने के लिए उसके दोस्त मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा होगा कि हम तो टर्किश माफिया है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक असली यूएस एम्बेसी एक किले की तरह होती है, हाई सिक्योरिटी कैमरास, व्हाइट पिलर्स और मरीन गार्ड्स सुरक्षा के लिए। तो वकील और उसके माफिया वाले दोस्त एक टूटी फूटी 2 मंजिला बिल्डिंग जिसकी छत भी टिन की बनी हुई थी उसे भाड़े पर लेते हैं, और इसका कलर भी पिंक था। आप यहाँ देख सकते हैं। ये किसी भी एंगल से यूएस एम्बेसी तो लग ही नहीं रही थी। ये कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर नशा बिकता है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस तो देखो, उन्होंने बाहर एक अमेरिकन झंडा टांग दिया, अंदर ओबामा की तस्वीर टांग दी एक दीवार पर, और बस हो गई अपनी एम्बेसी तैयार। और स्टाफ के लिए एक असली अमेरिकन एम्बेसी में काउंसिलर ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑफिसर्स थे वो सारे टर्किश सिटीजन्स थे जो इंग्लिश और डच दोनों भाषाएं बोल लेते थे। उन्होंने सूट पहना, टाई लगाई, जूते डाले और बस हो गए ऑफिसर तैयार। क्योंकि अगर आप ऑफिसर दिख सकते हैं तो होने की क्या जरूरत है, इतना काफी था वहां के लोगों के लिए। खैर, अब इनका पूरा सेटअप तैयार था, अब बस इंतजार था तो लोगों का। तो असल में वहां के लोकल सिटी के लोगों को तो बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है कहाँ पर, और इसी वजह से उनके पोटेंशियल कस्टमर्स वहां के लोकल लोग थे ही नहीं। वो अपने आसपास के दूसरे गरीब पड़ोसी देशों से लोगों को बुलाते थे, वो लोग जो रिमोट एरिया में रहते थे, और वो कभी कभी घाना के दूर दराज में रहने वाले लोगों को भी ले आते थे। उन्होंने बाकायदा अपने आसपास के देशों में बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए थे और फ्लायर्स भी बंटवाए थे। देख रहा है बिनो। एक इतने इलीगल बिजनेस की इतनी खुलेआम मार्केटिंग चल रही है। अब ये लोग लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करते थे। जब बंदा उस देश से इस देश में आ जाता था तब ये लोग एक शटल बस भेजते थे उसे पिकअप करने के लिए, और शटल बस उन्हें वहां से लेकर एक नजदीक के होटल में ले जाती जहां पर टर्किश माफिया का सेटिंग हुआ करता था, और फिर वहां से अगले दिन उन्हें गाड़ी में बिठाकर उस पिंक एम्बेसी में ले जाया जाता। खैर, वैसे कस्टमर सर्विस तो काफी अच्छी थी, लेकिन इस पूरी सर्विस का चार्ज था $6000, जो कि आज की तारीख के 5.5 लाख रुपए बनते हैं। और इसके बदले लोगों को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलता था, ना 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 ना, उन्हें मिलता था ओरिजिनल अमेरिकन वीजा। कैसे? तो वकील का सेटिंग भी काफी ऊपर तक था। असल में उसका एक बंदा यूएस एम्बेसी में काम करता था जो उसे प्रोवाइड करता था ब्लैंक वीजा डॉक्यूमेंट, जिस पर यूएस असली वीजा छाप कर भेजता है। और इसके साथ साथ वो लोग एक्सपायर हुए पासपोर्ट भी खरीदा करते थे, जिन्हें बाद में केमिकल से वॉश करके एक नई फोटो और डिटेल्स प्रिंट कर लेते थे। तो जो वीजा लोगों के हाथ में आता था वहां से, वो फीलिंग में तो असली था, लेकिन असल में टेक्निकली वो नकली ही था। और तो और वकील के पास एक ड्रेस शॉप भी हुआ करती थी जहां पर उसके पास एक इंडस्ट्रियल ग्रेड सुइंग मशीन था। तो दिन में वो लोग उसी से कपड़े सिलते थे और रात में उसी से वो लोग पासपोर्ट की बाइंडिंग करते थे, पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। फिर कुछ महीनों बाद इनका ये धंधा इतना अच्छा चल रहा था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस धंधे को एक्सपांड किया जाए। तो अब वो लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स, फेक बैंक रिकॉर्ड्स और तो और फेक एजुकेशन रिकॉर्ड्स भी देने लगे थे, और अब इनका ये धंधा नई ऊंचाइयों को छूने लगा। ये सब 10 सालों तक पानी की तरह चलता रहा। वकील ने इमिग्रेशन ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स सबको रिश्वत पकड़ाई हुई थी, और अगर इसका कोई विक्टिम कंप्लेन करने आ भी जाए पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वाले उसकी कंप्लेन ही नहीं लिखते थे और केस वहीं पर दबा देते थे। ये कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा? खैर, इन 10 सालों में अमेरिकन सरकार को भी कुछ भी पता नहीं चला कि ऐसा कुछ चल रहा है, और वकील और उसके माफिया वाले दोस्तों की जिंदगी बहुत ही बढ़िया कट रही थी। लेकिन बकरे की माँ कब तक ही खैर मना सकती है। जब अमेरिकन सरकार को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने अपनी असली एम्बेसी से, जो कि घाना में थी, वहां से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्पार्टन वैनगार्ड। इनका मकसद साफ था, घाना में हो रहे फ्रॉड और ट्रैफिकिंग को रोकना। तो वो लोग घाना की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्वॉट टीम को ले जाकर उस पिंक बिल्डिंग में रेड कर देते हैं, और वहां से उन्हें मिले 150 अलग अलग पासपोर्ट्स 10 अलग अलग देशों के, असली और नकली यूएस वीजा, लैपटॉप्स, फोन्स और भी हजारों फेक डॉक्यूमेंट्स। अब इस मोड़ पर वकील को वहीं पर अरेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऑफिसर्स को कहा कि उस बिल्डिंग पर एक केस ऑलरेडी चल रहा है और उसका वहां जाना जरूरी है। तो वहां पर उसे अरेस्ट नहीं किया और उसे छोड़ दिया, ऐसे ही, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। लेकिन वहां पर और जितने भी लोग मौजूद थे, जो लोग वीजा छाप छाप कर दे रहे थे, सपोर्ट स्टाफ और सब लोग वहीं पर अरेस्ट हो गए। और इस रेड के कुछ ही दिनों बाद इस खेल को रचने वाले सारे खिलाड़ी फरार हो चुके थे, और जो वकील था वो भी फरार हो चुका है, आज तक वो नहीं मिला। सोचो कि करप्शन कितना ज्यादा है वहां पर। और ये सब हुआ था घाना में, तो शाउट आउट टू घाना।